सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के 4 नंबर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग ऑफ बीस्ट मोनार्क जो कि एक सोल्ड था, उस सोल्ड ने एक हंटर को पूरी तरह से पोजेस कर रखा था, लेकिन सुहू उस हंटर को डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद जैसे ही सुहू उस सोल्ड को टच करता है, इमीडिएटली वो सोल्ड सुहू का हो जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये सोल्ड लिटरली बात कर सकता है और ये बीस्ट मोनार्क का बहुत बड़ा फैन है। ये पूरा सिनारियो यहीं पर खत्म हो जाता है और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोरिया की हनमो गिल्ड सुहू को अपने गिल्ड में लेने के लिए पागल हो चुकी है, क्योंकि वो लोग अपने गिल्ड की पब्लिसिटी बढ़ाना चाहते हैं सुहू को अपनी टीम में लेकर। यहीं पर लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पता चलता है कि अलग अलग गिल्ड्स सुहू को इन्विटेशन भेज रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग हाइना गिल्ड के बंदों को देखते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सुहू को यमो गिल्ड से भी इन्विटेशन मिला है। ये सुनकर वो लोग सोचते हैं कि अब तो सुहू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हम हाइना गिल्ड वालों ने सुहू को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया है, तो क्या वो हमें ज्वाइन करेगा? लेकिन आगे हमें पता चलता है कि सुहू उन्हें मना कर देता है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सारे के सारे मेजर गिल्ड्स को सुहू साफ मना कर देता है। वो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये सुनकर बाकी लोग बोलने लगते हैं, एक हंटर अकेले काम करेगा बिना किसी गिल्ड के? वो खुद को क्या समझता है? क्या वो कोई एस्पायरिंग हंटर है? फिर वो लोग बोलते हैं कि बहुत जल्द उसे खुद समझ आ जाएगा कि बिना गिल्ड के रहना कितना ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद हम लोग सुहू और बेरो को देखते हैं। सुहू बोलता है कि डंजन से आने के बाद उसके पास इतने सारे गिल्ड इन्विटेशंस आ चुके हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि सुहू यहाँ पर एक भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि सुहू को लगता है कि अगर वो किसी गिल्ड को ज्वाइन करेगा तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा, वो ठीक से लेवल अप नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली सुहू फिलहाल किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। फिर सुहू रकान के फेंग की तरफ देखता है और उससे बोलता है, रकान क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? इतना सुनते ही रकान का फेंग यानी वो सोल्ड सुहू के हाथ में कसकर पकड़ लेते हुए बोलता है, कैसा रहेगा अगर शैडो और फैंग एक साथ मिलकर टीम अप कर लें? तुम समझ रहे हो ना? यहाँ पर सुहू एक शैडो मोनार्क के रूप में बीस्ट मोनार्क के फैंग के साथ फोर्सेस ज्वाइन करने की बात कर रहा है। वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये सुनकर रकान का फेंग मन ही मन सोचने लगता है, ये बंदा आखिर है क्या? इतना बड़ा स्टेटमेंट इसने बिना कुछ सोचे सीधे बोल दिया। फिर वो अपने मन में कहता है, अगर शैडो दुश्मन बनने के बजाय दोस्त बन जाए, और यहीं पर वो ... कहकर रुक जाता है। और सुहू वो बोलता है, यहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। फिर वो अपनी कंडीशन बताता है। उसे सुहू को रकान की सेंचुरी में लेकर जाना पड़ेगा। आगे वो बोलने लगता है, तुम्हें क्या पता है कि सेंचुरी में जाते कैसे हैं? इस पर रकान का फेंक जवाब देता है, अगर ये रकान की सेंचुरी है तो चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, मुझे उसका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो गेट उन्हें सेंचुरी तक लेकर जाता वो ऑलरेडी डिसअपीयर हो चुका है। आगे हमें रकान के फेंक से पता चलता है कि ये जो रकान की सेंचुरी या फिर श्राइन की बात हो रही है, ये बेसिकली एक फील्ड टाइप डंजन है, जहां बहुत पहले एक गेट ओपन हुआ था, लेकिन गेट ओपन होने के बाद उस जगह को हंटर्स ने मॉन्स्टर्स मार मार कर खाली कर दिया। और जब कोई जगह ऐसे ही खाली पड़ी रहती है तो उसे फील्ड टाइप डंजन कहा जाता है। तो बेसिकली कुछ मॉन्स्टर्स वहां पर धीरे धीरे इन्वेस्ट हो जाते हैं। उसी तरह जो रकान था, जिसे पहले ही मार दिया गया था, उसका अपना खुद का एक सैंक्चुअरी है, और रकान का फेंक वहीं जाना चाहता है। वहां पहुंचने के बाद ही वो सुहू के साथ कोऑपरेट करेगा और एक टीम की तरह काम करेगा। आगे हम देखते हैं कि सुहू अपने अंकल को मैसेज करके बता देता है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जाने वाला है, और वहीं पर सुहू उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां एक समय पर रकान का श्राइन हुआ करता था। आगे सुहू वहां पहुंचता है। आने के बाद वो एक नोटिस बोर्ड देखता है। उस पर लिखा होता है, ये प्रॉपर्टी हाइना गिल्ड के अंडर आती है, उनके अलावा किसी और का यहाँ एंटर करना इलीगल है, मतलब ये किसी और की प्रॉपर्टी है और यहाँ जाना इलीगल माना जाएगा। सुहू वहीं खड़ा सोच रहा होता है। तभी बेरो बोलता है, यहाँ पर इस सोल्ड की बात न सुनकर अगर हम अंदर जाकर लेवल अप करें तो? लेकिन सुहू को हर हाल में अंदर जाना होता है। इसी रीजन की वजह से वो सीसीटीवी कैमरास, मॉनिटरिंग मशीन्स सब कुछ तोड़ देता है ताकि कोई एविडेंस न बचे कि वो यहाँ आया था। ये सिनेरियो देखकर बेरो बोलता है, यार तुम्हारे काम करने का तरीका बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसा है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते थे। आगे सुहू जैसे ही अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि पूरा फील्ड मिस्ट से भरा हुआ है। ये देखकर सुहू बोलता है, ये मिस्ट टाइप फील्ड डंजन है। लेकिन आगे बेरो बताता है, यहाँ मौजूद ये मिस्ट आउटर रेल्म का मैजिक है। ये मिस्ट डायमेंशनल बैरियर को ब्रिज करता है, जिससे दुनिया में रिफ्ट बनता है। इसी मिस्ट की वजह से जिस सैंक्चुअरी में बेरो था, वो सैंक्चुअरी डायमेंशनल रिफ्ट का यूज करके अर्थ से कनेक्ट हो गया, और इसी वजह से बेरो यहाँ आसानी से आ पाया। आगे हमें पता चलता है कि आउटर रेल्म के गॉड्स पूरे डायमेंशन में एक ह्यूज होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी आर्मीज इस दुनिया में भेज सकें। एक गॉड का मैजिक पावर जितना ज्यादा होता है, डायमेंशनल मूवमेंट में वो उतना ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। ये पूरा सिनेरियो देखकर सुहू हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तो इसका मतलब कोई पावरफुल बीइंग यहाँ आने में बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। आगे सुहू अंदर बढ़ता है और तभी सामने से ढेर सारे क्रीचर्स आ जाते हैं। वो सभी सुहू पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तभी रकान का फेंक बोलता है, अब टाइम आ चुका है, अब हम दोनों मिलकर अपना ट्रू पावर दिखा सकते हैं। लेकिन सुहू जवाब देता है, मैं तुम्हें मेन वेपन के तौर पर यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर रकान का फेंक बोलता है, क्या? आगे हम देखते हैं कि सुहू अपने खाली हाथों से उन क्रीचर्स से फाइट करता है, और वो बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर में किस टाइप के कॉम्बैट अटैक्स मैं यूज करूंगा। सुहू अपने खाली हाथों से अटैक करता है, रैंडम स्टोन उठाकर उन पर स्टॉम्प स्लैशेस करता है। इन सब के बाद वो अपने हाथों में वो गॉन्टलेट्स पहन लेता है जो उसने लास्ट ईयर अपने शैडो को ट्रांसफॉर्म करके बनाया था। तो यहाँ पर वैसा ही सिनारियो चल रहा होता है। सुहू अलग अलग मेथड्स यूज कर रहा होता है और डिफरेंट टाइप के अटैक्स करते हुए वो बोलता है, ये आज से मेरा न्यू कॉम्बो है, ये सब
सब देखकर रकान का फ्रैंक बोलता है ये पावर सीधे शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन से आ रही है। आगे दोस्तों वो इन सबको वहीं पर डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद वो उनके शैडोज को एक्सट्रैक्ट करके अपनी आर्मी में इंक्लूड कर लेता है और फिर बोलता है अच्छा हुआ मेरा इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ चुका है, अब मैं अपने पास 5 सोल्जर्स रख सकता हूँ। ये सुनकर बेरू बोलता है 5 सोल्जर्स? हमारे ग्रेट लॉर्ड के पास तो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैं, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही सु गुस्सा हो जाता है और बोलता है चुप कर बेरू, मैंने तुझे बोलने के लिए नहीं कहा। आगे सु बेरू के साथ सैंक्चुअरी का गेट ढूंढ रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये देखकर सु बोलने लगता है इतनी रात को इंडिविजुअल्स यहाँ काम कर रहे हैं, इतने हार्ड वर्किंग कैसे हो सकते हैं? फिर वो सोचता है क्या यहाँ कोई रीजन है इतनी रात तक काम करने का? अगर इन्हें मॉन्स्टर्स हंट करने हैं तो दिन में करना बेटर है, रात में क्यों? सडनली हम देखते हैं सामने से एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से कुछ लोगों को नीचे उतारा जाता है। बेसिकली यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें किडनैप किया गया है, स्पेशली लड़कियां। ये देखकर सु बेरू से बोलता है क्या मैं यहाँ एक किडनैपिंग सीन विटनेस कर रहा हूँ? बेरू जवाब देता है हाँ, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। बेरू आगे बोलता है यंग मोनार्क, हम अभी ऐसी जगह पर हैं जहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम यहाँ कुछ करते हैं तो ये इलीगल होगा। बेरू अपनी बात फिनिश करता और देखता है कि सु ऑलरेडी जा चुका है। बेरू आगे बोलता है यंग मोनार्क का बाप एक पावरफुल डिटेक्टिव था और उसका दादा एक लेजेंडरी फायर फाइटर, और संघसु जो अभी 21 साल का है अपने बाप और दादा को देखकर बड़ा हुआ है। वो बिल्कुल उनकी तरह सेम टू सेम है। वहीं पर हम देखते हैं किडनैपर्स लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तभी पीछे से सु आता है और एक सिंगल शॉट में ऑन द स्पॉट एक किडनैपर को गिरा देता है। बैकग्राउंड में बेरू बोलता है जब भी सु कहीं इनजस्टिस देखता है वो कुछ सोचता नहीं, सोचने से पहले ही उसका बॉडी मूव कर जाता है दूसरों की मदद करने के लिए। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सु वहां बोलता है अरे यार, मेरी बॉडी ने बिना सोचे इंस्टिंक्टिवली अटैक कर दिया और ऊपर से ये किसी और गिल्ड का एरिया है, यहाँ पर मेरे लिए आना इलीगल है। अब सु सोचने लगता है अब क्या करूं, अगर पकड़ा गया तो खत्म। आगे सु लिटरली एक मास्क पहन लेता है ताकि अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। फिर वो अपनी शैडो आर्मी यूज करता है। मास्क पहनकर वो सारे किडनैपर से बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो? किडनैपिंग कर रहे हो? हाँ। वो आगे बोलने लगता है हाइना गिल्ड के मेंबर्स, हाँ तुम लोग छुपे हुए ये सारे काम कर रहे हो। इतना सुनते ही सामने से हाइना गिल्ड के बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं तू किसी और के गिल्ड के एरिया में है, तू इलीगल जगह पर आया है और ऊपर से हमारे बारे में कंप्लेंट कर रहा है। ये कहते ही सारे के सारे एक साथ मिलकर सु पर अटैक करने चले जाते हैं। अब सु भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन अटैक करने से पहले वो मन ही मन बोलता है मैंने हाइना गिल्ड के बंदों का स्टेटस चेक किया है, जो एवरेज बंदे हैं वो सारे के सारे डी रैंक के हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा होल्ड बैक करके फाइट करनी चाहिए। और ये होल्ड बैक वाली लाइन बोलने के बाद ही भाई वो एक एक को उठा उठाकर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। लिटरली वो ऐसे मारता है कि देखकर बेरू बोल उठता है ये भाई चल क्या रहा है? अवेकेंड इंडिविजुअल्स जो हंटर्स डी रैंक के हैं वो अभी हमारे यंग मोनार्क के सामने टिक ही नहीं पा रहे। यंग मोनार्क कितना स्ट्रांग बन चुका है। आगे सो सारे हाइना गिल्ड वालों को मार पीट कर बांध देता है जिससे वो मूव नहीं कर पा रहे होते, और वहीं पर जो हॉस्टेजेस होते हैं उन्हें बचा लेता है। बचाने के बाद वो अपना नाम वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करता, लेकिन उन्हें जाने का रास्ता जरूर बता देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं पर सु सोचने लगता है पर हाइना गिल्ड के मेंबर्स ऐसा काम कर ही क्यों रहे थे? तभी रकान का फेंक बोलता है जिस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं वो प्रेजेंस मैं फील कर सकता हूँ। जैसे ही रकान के फेंक को उस जगह का एग्जैक्ट पता चलता है जहाँ पहले रकान का सैंक्चुअरी हुआ करता था, तो वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सु नोटिस करता है यहाँ इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं और अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये देखकर सु बोलता है हाँ, यहीं पर ये लोग हॉस्टेजेस को लाकर कुछ न कुछ करते थे। तभी बेरू सडनली कुछ फील करता है और बोलता है मुझे यहाँ से एक फेंट ऑरा फील हो रहा है, क्या ये? और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। सामने हम लोग देखते हैं एक केज के अंदर एक पपी है। ये देखकर सु बोलता है हाइना गिल्ड के बंदों ने एक पपी को केज में बंद करके रखा है, ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? तभी रकान का फेंक बोलता है ये कोई पपी नहीं है, ये एक यंग वुल्फ है जो एक बीस्ट किंग रकान का डिसेंडेंट है। यस ब्रो। अब हमें याद आता है रकान के साथ जो संघों का वॉर हुआ था जहां रकान हार गया था। उस वॉर में हारने के बाद इमीडिएटली रकान ने अपने एक गार्ड को असाइन किया था ताकि उसके सैंक्चुअरी में मौजूद उसके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि रकान जानता था वो यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसका डिसेंडेंट पूरी तरह खत्म हो जाए। तो बेसिकली रकान ने एक गार्ड असाइन किया था ताकि वो उसके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट कर सके और उसके ब्लड लाइन से हमारे सामने एक और फैंग लॉर्ड आ सके। आगे रकान का फेंक बोलने लगता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंग लॉर्ड यहाँ पर पैदा होने वाला है, लेकिन डीप डाउन। और हम देखते हैं कि सु उसे अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वहीं पर बेरू बोलता है इसे देखकर लग रहा है कि ये अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, ये किसी भी समय मर सकता है, ये बेहद कमजोर है। आगे बेरू सु से सवाल करता है यंग मोनार्क अब आप क्या करने वाले हैं? सु बोलता है मैं, लेकिन ये लाइन पूरी करने से पहले ही वो कुछ फील करता है और बोलता है व्हाट वाज दैट? मुझे तो लगा था कि जितने भी लोग यहाँ थे मैंने सबको डिफीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई और है। सु पीछे घूमता है और हम देखते हैं यहाँ पर लिटरली एक मॉन्स्टर आ चुका है और आते ही वो मॉन्स्टर बोलता है हाइना गिल्ड, इस गिल्ड के बंदे एकदम स्कम हैं, ये कुछ भी कर पाने के लायक नहीं है और ये इंसान ये सारे के सारे यूजलेस हैं। यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि हाइना गिल्ड के बंदे असल में इसी मॉन्स्टर के लिए काम कर रहे थे ब्रो। इस मॉन्स्टर को देखते ही रकान का फेंक यानी वो सूट बोलता है ब्रॉकी तू अभी भी जिंदा है? सामने से वो मॉन्स्टर जवाब देता है हाँ, और यहीं पर क्लियर हो जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम ब्रॉकी है। अब वहीं पर रकान का फेंक बोलता है जो मैंने बोला था ना कि डिसेंडेंट के साथ एक गार्ड असाइन किया गया था, वो गार्ड असल में यही मॉन्स्टर था। अब ब्रॉकी बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल। रकान तो अभी तक जिंदा है। इस पर रकान का फेंक ब्रॉकी से बोलता है तू भूल गया कि तुझे यहाँ क्यों भेजा गया
गया था डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी इस डिसेंडेंट की हालत देखकर लगता है कि तूने इसके लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। ब्रॉकी जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो सू को नोटिस करता है और बोलता है एक इंसान। इतना कहते ही वो इमीडिएटली सू की तरफ दौड़ता है और एक अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर रकान का फेंग चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत, जिस इंसान को मैंने पोजेस करके रखा है तू उसी पर अटैक कर रहा है। सू उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो अटैक इतना भारी होता है कि डॉज करने के बाद भी सू बहुत दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। भागते हुए बेरू सू की तरफ जाता है और बोलता है, यंग मोनार्क, ये अटैक बहुत ज्यादा हैवी था। बड़ी इस अटैक को लेने के बाद सू बोलता है, आज तक मैंने जितने भी अटैक झेले हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा हैवी अटैक था, जो ब्लीडिंग करने लगता है। तभी वहां पर एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। हम देखते हैं कि सू का फिजिकल डिफेंस अब बूस्ट हो चुका है, जो पहले 20% था अब बढ़कर 40% तक पहुंच चुका है। आगे बेरू बोलता है, यंग मोनार्क, जब हम लोग यहाँ आए थे तब मैंने एक फेंट ऑरा फील किया था और अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये फेंट ऑरा इथालिम का है। इथालिम मतलब आउटर गॉड। आगे बेरू बोलता है, ये इथालिम का ऑरा है और मैं ये साफ तौर पर इस बंदे से फील कर पा रहा हूँ, मतलब उस ब्रॉकी मॉन्स्टर से। वहीं दूसरी तरफ मोनार्क ऑन ऑफ फेंग लगातार ब्रॉकी से सवाल करता रहता है, क्या तू भूल चुका है तुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया था? डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर ब्रॉकी बोलता है, जो कमजोर होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बीइंग के नीचे रहता है, वो उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे ब्रॉकी बोलता है, ये जो डिसेंडेंट है ये बहुत कमजोर है, मैं इसे कंज्यूम कर जाऊंगा और इसे खाने के बाद मैं बन जाऊंगा रकान के ब्लड का डिसेंडेंट। आगे वो बोलता है, रकान यहाँ पर पहले ही डिफीट हो चुका है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि रकान कमजोर था। ब्रॉकी आगे बोलता है, और अब मैं बनने जा रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बोलकर वो डिसेंडेंट को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर सू आ जाता है और अपने रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए एक सिंगल स्लैश मारता है। इस अटैक से ब्रॉकी डिसेंडेंट को छोड़ देता है। सू तुरंत डिसेंडेंट को पकड़ता है और उसे एक सेफ जगह पर ले जाता है। इसके बाद सू वापस आकर पूरी मजबूती के साथ आगे खड़ा हो जाता है। सू बोलता है, मोनार्क ऑन अ फेंग। ब्रॉकी को देखकर साफ लग रहा था कि वो डिसेंडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन सू आगे बोलता है, कोई बात नहीं, इस मॉन्स्टर के साथ मेरा एक अलग ही बिजनेस है। सू आगे बोलता है, ये पहली बार है जब एक शैडो और एक फेंग एक साथ अलायंस बनाकर काम करने वाले हैं। इसके बाद सू मन ही मन बोलता है, इथालिम मतलब आउटर गॉड्स। अब मुझे मेरा पहला क्लू मिल चुका है कि मैं अपने बाप तक कैसे पहुंच सकता हूँ। इतना सुनते ही ब्रॉकी पूरी तरह से रेज मोड में चला जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ, ये कमजोर इंसान मुझे मारने की बात कर रहा है। वो पूरी ताकत के साथ सू की तरफ बढ़ता है और उसी वक्त सू के सामने एक इमरजेंसी क्वेस्ट ओपन हो जाती है। इमरजेंसी क्वेस्ट, हंट द हाइना। ब्रॉकी को हराना होगा सर्वाइव करने के लिए। ब्रॉकी का नाम सुनते ही सू बोलता है, हाइना? फिर आगे बोलता है, हाँ, हाइना गिल्ड। ये अब जाकर सू को समझ आता है कि यही इस गिल्ड का असली नाम है। यहीं पर सो मनी मन बोलने लगते हैं, एक बीस्ट ने एक गिल्ड कैसे क्रिएट कर ली और लोगों को कैसे किडनैप कर रहा है? फिर वो बोलते हैं, डोंट टेल मी, इसके पीछे किसी इटालियन का हाथ है। आगे हम देखते हैं कि ब्रॉकी और सो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। इसी बीच पीछे वो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें सो ने बांध कर रखा हुआ था। वो डरते हुए बोलते हैं, मिस्टर ब्रॉकी, ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, आप हमें आजाद कर दीजिए, हम आपके साथ मिलकर इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। लेकिन उसी पल ब्रॉकी आगे बढ़ता है और एक ही मूव में उन सबको खत्म कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सामने का सीन देखकर सू पूरी तरह स्टन हो जाता है। ये अभी हुआ क्या? हो अगले ही सेकंड सू इमीडिएटली ब्रॉकी पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्रॉकी सिर्फ एक हाथ से उस अटैक को डच कर लेता है। सू गुस्से में बोलता है, तुझे क्या लगता है इतने छोटे से रीजन के लिए लोगों को मार देना सही है? जो इस पर ब्रॉकी ठंडे लहजे में बोलता है, इंसान यूजलेस होते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, किसी को मारने के लिए भी नहीं। अब इन दोनों के बीच हम एक इंटेंस फाइट विटनेस करते हैं। दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करते जाते हैं। ब्रॉकी अटैक करता है, सू काउंटर करता है। सू स्टॉर्म स्लैशेस यूज करता है, लेकिन ब्रॉकी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। ब्रॉकी हंसते हुए बोलता है, ओके, तेरे पास जो फेंग मोनार्क का रेलिक है ना, वो साइड में पड़ा है, शायद रो रहा है। लाइन खत्म होते ही हम देखते हैं कि मोनार्क का फेंग यानी वो स्वॉर्ड उसके ऊपर स्टेप कर दिया जाता है। ये देखकर सू पूरी तरह शॉक हो जाता है। सू गुस्से में बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो तुरंत ऑर्डर देता है, स्पिन भी, और वही होता है। ब्लेड घूमने लगता है, अंदर स्टेप करता हुआ लगातार घूमता जाता है। ये अटैक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी अटैक के दौरान रकान का फेंग ब्रॉकी से बोलता है, ब्रॉकी, तू ऐसा बदल क्यों गया? एक टाइम था जब तू लॉर्ड रकान को बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया? ये सुनकर ब्रॉकी पहले शांत लहजे में बोलता है, मैं रकान को रिस्पेक्ट करता था सीरियसली, लेकिन अगले ही पल वो जिस रेज में जाता है वो बिल्कुल अलग लेवल का था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये सच नहीं है, मैंने उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया था। फिर वो बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं ऐसे कमजोर बनकर रहूंगा? और आई कांट, और नेवर एवर करूंगा। ये कहते ही ब्रॉकी रकान के फेंग को तोड़ देता है। स्वॉर्ड टूट जाता है। ये देखते ही सू जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन उसी वक्त ब्रॉकी सू पर एक सिंगल हिट करता है और वो हिट बहुत ज्यादा हैवी होती है। सू को सीधा हैवी डैमेज लगता है। डैमेज लेने के बाद सू दर्द में बोलता है, इट हर्ट्स। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर के सारे बोनस क्रैश हो चुके हैं। उस पल सू लगभग गिव अप करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने बाप संग जीनू याद आते हैं, जहां हम देखते हैं कि संग जीनू सीधे आउटर गॉड के सामने खड़ा है और वो बोलता है,
जब मैं सोचता हूँ कि मेरा बाप किसी और जगह पर है, अलग अलग गॉड्स के साथ फाइट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं नहीं गिर सकता। अगर मेरे बाप फाइट कर रहे हैं तो मुझे भी फाइट करना पड़ेगा। ये सोचते ही सू जमीन से उठता है, उसका ऑरा गर्म हो जाता है। वो अपनी शैडो आर्मी को यूज करता है और एक गॉन्टलेट बना लेता है और उसी गॉन्टलेट के साथ वो एक सिंगल शॉट देता है। ये अटैक इतना जबरदस्त होता है कि ब्रॉकी बहुत दूर जाकर गिरता है। इसी बीच हम देखते हैं कि रकान का फेंग वहां टूटा हुआ पड़ा है और वहीं पर वो सोचता है, मेरी पावर इस ब्रोकन ब्लेड से जा रही है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? इस डिसेंडेंट का सर्वाइवल, जो रकान का फ्यूचर फेंग है, क्या मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा? वो आगे सोचते हुए बोलता है, अजीब लग रहा है, सब कुछ अब सू के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, आई वॉन्ट टू फाइट मोर, आई स्टिल वॉन्ट टू फाइट। और तभी वो देखता है कि रकान का डिसेंडेंट उठ खड़ा होता है। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर रकान का फेंग शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ये इस हालत में भी चल रहा है, क्या सू के स्पिरिट ने इसे पूरी तरह जगा दिया है? फिर वो गंभीर होकर बोलता है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। और फिर आती है वो आखिरी लाइन। वो बोलता है, गिव माई रिमेनिंग स्ट्रेंथ टू द डिसेंडेंट। उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ बची होती है वो सारी की सारी रकान के डिसेंडेंट को दे देता है। वो पूरी तरह उसके साथ इन्फ्यूज हो जाता है। उसकी पावर रकान का डिसेंडेंट पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं पर दूसरी साइड हम देखते हैं सो स्ट्रगल कर रहा है। बेरू ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि बेरू के पास ना उसका फुल फॉर्म है, ना मैजिकल पावर। इसी वजह से वो बस देख सकता है। वो वॉरिड है क्योंकि सू मरने वाला है। हम देखते हैं सू का एचपी सिर्फ 21 एचपी बचा है। ब्रो, समझ रहे हो? सू खुद से बोलता है, मुझे लगा था मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इस लेवल के मॉन्स्टर के साथ जीत सकता हूँ? भाई उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्रॉकी सामने से चलता हुआ आता है। वो बोलता है, एज एन इंसेक्ट, तू कुछ ज्यादा ही बचने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अचानक पूरा जोर लगाकर अटैक करता है और चिल्लाता है, जस्ट डाई ऑलरेडी। वो अटैक करने ही वाला होता है और तभी रकान का डिसेंडेंट सामने आ जाता है और ब्रॉकी को बाइट कर लेता है। ये सीन बहुत तगड़ा है। रकान का डिसेंडेंट शैडो मोनार्क की मदद कर रहा है। दुश्मन होते हुए भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और आगे हम लोग देखते हैं एक नोटिफिकेशन पैनल सामने आता है। उस पर लिखा होता है, रकान का डिसेंडेंट यहाँ पर प्लेयर को रिस्पेक्ट शो कर रहा है। इसके तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आता है। उस पर लिखा होता है, क्या तुम रकान के डिसेंडेंट को एज अ कंपेनियन रिक्रूट करना चाहते हो? इसे देखकर सू पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो बोलता है, रकान का डिसेंडेंट, ये वही है जिसे मैंने पहले देखा था और मैं इसे एज अ कंपेनियन रिक्रूट कर सकता हूँ। अगले ही पल वो रियलाइज करता है कि रकान का फेंग ऑलरेडी खुद को सैक्रिफाइस कर चुका है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो वो बोलता है, ओके ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करते ही एक नोटिफिकेशन पैनल फिर से खुलता है। उस पर लिखा होता है, यू हैव सक्सेसफुली रिक्रूटेड द फैंग ऑफ रेकन डिसेंडेंट। जैसे ही वो इसे रिक्रूट करता है, इमीडिएटली सू के दिमाग में कुछ मेमोरीज आने लगती हैं। वो पुराने समय को देखने लगता है कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। हम देखते हैं कि ब्रॉकी और रकान का डिसेंडेंट एक साथ यहाँ बैठे हुए थे। वहां पर ब्रॉकी बोलता है, रकान मर चुका है शैडो मोनार्क के साथ फाइट करके, लेकिन अब हमें यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं, तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर ब्रॉकी रकान के डिसेंडेंट से बोलता है, मेक श्योर फ्यूचर में तुम स्ट्रांग बनो, अच्छे से ग्रो करो, क्योंकि तुम्हें एक दिन लॉर्ड रैकन की जगह लेनी है। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है, लेकिन सडनली रकान का डिसेंडेंट कुछ फील करता है और तभी हम देखते हैं कि कुछ बीइंग्स वहां पर आ जाते हैं। उनके आते ही ब्रॉकी ऑटोमेटिकली झुक जाता है और बोलता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये बीइंग्स बहुत वियर्ड थे। हम देखते हैं एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा है। वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा नहीं था। वो औरत बोलती है, ये इनफ है। फिर वो आगे कहती है, ये जो बीस्ट है इसे देखकर लग रहा है ये हमारे काम आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत ब्रॉकी की आंखों में एक क्रिस्टल टाइप इम्प्लांट डाल देती है। जैसे ही इम्प्लांट होता है, ब्रॉकी जोर से चिल्लाने लगता है। इम्प्लांट करने के बाद वो औरत ब्रॉकी को ऑर्डर देती है, हाय ना ब्रॉकी, आज से तुम्हारा काम है इंसान को किडनैप करके हमारे पास भेजना। वो ये भी ऐड करती है, जो चीज तुम्हारी आंखों में इम्प्लांट की गई है उससे तुम्हें पावर मिलेगी, तुम्हारी पावर बूस्ट होगी, लेकिन ये पावर डिपेंड करेगी यूजर के ऊपर, यूजर कितना स्ट्रांग है। इम्प्लांट होने के बाद ब्रॉकी कंप्लीटली बदल जाता है। जो ब्रॉकी हम अभी देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, वो अच्छा था, लेकिन उसे पोजेस किया गया है। उसके अंदर कुछ इम्प्लांट किया गया है जिसकी वजह से वो ऐसा बन चुका है। ये मेमोरीज देखने के बाद सू कंप्लीटली शॉक हो जाता है। वो बोलता है, जिसने उसकी आंखों में वो चीज इम्प्लांट की वो कौन है? वो रियल कल्प्रिट है? क्या वो इथलीम से रिलेटेड है? सू आगे सोचता है, मेरे पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जिससे मैं उसे डिफीट कर सकूं। लेकिन तभी सडनली एक और नोटिफिकेशन पैनल आता है। उस पर लिखा होता है, क्वेस्ट हैज द राइट ड्यू टू द रिक्रूटमेंट ऑफ ए कंपेनियन। आगे एक और नोटिफिकेशन पैनल आता है। उस पर लिखा होता है, बॉन्ड स्किल एक्टिवेटेड। जैसे ही फेंग मोनार्क का डिसेंडेंट उसका कंपेनियन बन जाता है तो यह स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सू इसे यूज कर पाता है। अब आगे हम देखते हैं, स्किल एक्टिवेट होते ही चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है। इसे देखकर बेरू बोलता है, हमारे यंग मोनार्क का फॉर्म चेंज हो रहा है, पता नहीं यह फॉर्म कैसा होगा। इसी दौरान ब्रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और सू पर अटैक कर देता है। अटैक होते ही कुछ स्ट्रेंज होता है और तभी हम देखते हैं सुहू कंप्लीटली बदल चुका है। यह सुहू का एक बिल्कुल अलग फॉर्म है, जहां सुहू और फेंग मोनार्क का डिसेंडेंट एक बन चुके हैं। लिटरली यह फॉर्म बहुत ही शानदार लग रहा है। आगे सू ब्रॉकी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, माई बॉडी फील्स लाइट, और मेरे सेंसेस अब बहुत ज्यादा शार्प हो चुके हैं। इसके बाद सू जो भी अटैक करता है उसे देखकर ब्रॉकी शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं पहले फाइट कर रहा था? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इतना बदल कैसे गया? लेकिन यहाँ ब्रॉकी के पास कोई चांस नहीं था। सुहू टोटल डोमिनेंस शो कर रहा था ब्रो। ब्रॉकी चिल्ला चिल्लाकर अटैक करता है, लेकिन सुहू बिना ज्यादा एफर्ट के उसे ओवर पावर कर देता है और लास्ट में सुहू मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए एक नया स्किल एक्टिवेट करता है जो उसने अभी अभी अनलॉक किया था, वन सिंगल शॉट, और ब्रॉकी कंप्लीटली खत्म हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं फेंग
मोनार्क का डिसेंडेंट भी बदल चुका है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, साइज में भी और प्रेजेंस में भी। वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ब्रॉकी मरते हुए बोलता है, लॉर्ड रकान, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। यह बोलते ही वो मर जाता है। ब्रॉकी को डिफीट करने के बाद सू का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वहीं पर सू बेरू से सवाल करता है, बेरू, तुमने कहा था कि तुम्हें ब्रॉकी से इथलीम की एनर्जी फील हुई थी, राइट? मैंने भी ब्रॉकी की पुरानी मेमोरीज देखी हैं। जो हंटर्स यहाँ डंजन में आए थे, उन्होंने ब्रॉकी की आंखों में कुछ इम्प्लांट किया था। क्या वो हंटर्स इथलीम्स से जुड़े हुए हैं? ब्रॉकी पर अटैक करने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पर बेरू जवाब देता है, वो लोग डायरेक्ट इथलीम नहीं हैं, क्योंकि आउटर गॉड्स ऐसे मूव नहीं करते, लेकिन आउटर गॉड्स अपने सोल्जर्स को यूज करते हैं। बेरू आगे बोलता है, हंटर्स ने जो किया है शायद उसका कनेक्शन इस दुनिया में होने